गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। कल हमने महादेवी वर्मा द्वारा लिखित सोना हिरनी का कुछ पार्ट एक्सप्लेन किया था मैंने। आज हम आगे का पार्ट करेंगे। सोना जो है छात्रावास में चारों तरफ घूमती थी और सबके साथ खेलती थी। आज उसके बारे में आगे का पढ़ेंगे। घंटी बजते ही वह फिर प्रार्थना के मैदान में पहुंच जाती। तो जैसे ही घंटी बजती थी तो सोना जहाँ पर प्रेयर होती थी वहाँ भी पहुँच जाती थी। उसके समाप्त होने पर छात्रावास के समान ही कक्षाओं के भीतर बाहर चक्कर लगाना आरंभ कर देती थी। जैसी प्रेयर ख़त्म होती थी तो वो जो क्लासरूम थे उनके आगे पीछे भी चक्कर लगाना शुरू कर देती थी। उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे। छोटे बच्चों से उसको ज़्यादा लगाव था क्योंकि उनके पास खेलने का अधिक अवकाश रहता था। क्योंकि छोटे बच्चे का जो पीरियड कम लगते थे और खेलने के लिए ज़्यादा टाइम मिलता था। वे पंक्तिबद्ध होकर खड़े होकर सोना सोना पुकारते और वे उनके ऊपर से छलांग लगाकर एक ओर से दूसरी ओर कूदती रहती। यह सर्कस जैसा खेल कभी कभी घंटों चलता क्योंकि खेल के घंटों में बच्चों की एक कक्षा के उपरांत दूसरी आती रहती। तो हर कक्षा में जो थे बच्चों का अलग अलग पीरियड होता था खेलने का, तो सबके साथ सोना खेलती थी। मेरे प्रति स्नेह प्रदर्शन के उसके कई प्रकार थे। तो लेखिका कह रही है कि मेरे लिए तो उसका जो स्नेह था वो कई तरह का था। बाहर खड़े होने पर वह सामने या पीछे से छलांग लगाती और मेरे सिर के ऊपर से दूसरी ओर निकल जाती। प्रायः देखने वालों को भय होता था कि उसके पैरों से मेरे सिर पर चोट न लग जाए। जो दूसरे लोग थे वो ये सोचते थे कि कहीं मेरे सिर पे चोट न लग जाए, परंतु वे पैरों को इस प्रकार सिकोड़े रहती थी और मेरे सिर को इतनी ऊंचाई से लांघती थी कि चोट लगने की कोई संभावना ही नहीं रहती थी। भीतर आने पर वह मेरे पैरों से अपना शरीर रगड़ने लगती। जैसे ही मैं कमरे में अंदर आती तो मेरे पैरों से अपना वो पूरा शरीर रगड़ती। मेरे बैठे रहने पर वह साड़ी का छोर मुंह में भर लेती और कभी चुपचाप खड़े होकर चोटी ही चबा डालती। तो कभी कभी चुपचाप उनकी चोटी भी चबा डालती थी। डांटने पर वह अपनी बड़ी गोल और चकित आंखों से ऐसी अनिर्वचनीय जिज्ञासा भरकर एकटक देखने लगती कि हंसी आ जाती। अनिर्वचनीय मतलब जिसे कहा ना जा सके। यदि सोना को अपने स्नेह की अभिव्यक्ति के लिए मेरे सिर के ऊपर से कूदना आवश्यक लगेगा तो वह कूदेगी ही। सोना को जो है अगर जो है कूदना आवश्यक लगेगा तो वो मेरे कहने पर भी नहीं रुकेगी। मेरी किसी अन्य परिस्थिति से प्रभावित होना उसके लिए संभव ही नहीं था। कुत्ता जो है स्वामी और सेवक का अंतर जानता है। तो कुत्ता जो है मालिक को जानता है और सेवक को, दोनों में अंतर जानता है। और स्वामी के स्नेह या क्रोध की प्रत्येक मुद्रा से भी परिचित रहता है। स्नेह से बुलाने पर वह गदगद होकर निकट आ जाता है। तो कुत्ते को जब प्यार से बुलाएंगे तो वो पास आ जाता है, और जब गुस्सा होंगे, क्रोध करते ही सभीत और दयनीय बनकर दुबक जाता है। और अगर उस पर क्रोध करते हैं तो वो डर के मारे दुबक जाता है। पर हिरन जो है वो नहीं जानता, ये अंतर नहीं जानता, अतः उसका अपने पालने वालों से डरना कठिन है। यदि उस पर क्रोध किया जाए, अगर हम उसे डराते हैं तो वह अपनी चकित आंखों में और अधिक विस्मय भरकर पालने वालों की दृष्टि से दृष्टि मिलाकर खड़ा रहेगा। वो और अधिक विस्मय होकर दूसरों की आंख से आंख मिलाकर देखता है, मानो पूछता है क्या ये उचित है। वह केवल स्नेह पहचानता, उसको सिर्फ प्यार की भाषा ही पहचानता है, क्रोध वो नहीं पहचानता, जिसकी स्वीकृति जताने के लिए उसकी विशेष चेष्टा है। लेखिका आगे बताती हैं कि मेरी बिल्ली, उनकी जो बिल्ली है उसका नाम था गोधुली, कुत्ते का नाम हेमंत और वसंत। लेखिका के पास दो कुत्ते थे जिनका नाम था हेमंत और वसंत। कुतिया का नाम था फ्लोरा। सब पहले इस नए अतिथि को देखकर रुष्ट हुए। तो इन सब ने क्या है, जब सोना को लेकर आई थी लेखिका
तो ये सब गुस्सा हो गए, परंतु सोना ने थोड़े ही दिनों में सबसे सखा भाव स्थापित कर लिया। सबसे उन्होंने मेलजोल बढ़ा लिया, तो सब उसके साथ खेलने लगे। फिर तो वे घास पर लौट जाती और कुत्ते बिल्ली उस पर उछलते कूदते रहते। कोई उसके कान खींचता, कोई पैर, और जब वे इस खेल में तन्मय हो जाते तब वे अचानक चौकड़ी भरकर भागती और वे गिरते पड़ते उसके पीछे दौड़ लगाते। वर्ष भर का समय बीत जाने पर जब 1 साल हो गया तो ये जो हिरण शावक, ये जो हिरण का बच्चा था सोना, वो सोना किस में परिवर्तित हो गई? हिरनी में परिवर्तित होने लगी। उसके शरीर के रोए ताम्र वर्णी झलक देने लगे, टांगे अधिक सुडौल और खुरों के कालेपन में चमक आ गई। तो उसके जो है टांगे सुडौल हो गई, जो उसके खुर थे वो कालेपन से चमकने लगे, और उसकी जो गर्दन थी ग्रीवा अधिक बंकिम और लचीली हो गई। उसकी जो गर्दन थी वो और ज़्यादा लचीली हो गई। पीठ में भराव वाला उतार चढ़ाव और स्निग्धता दिखाई देने लगी। परंतु सबसे अधिक विशेषता तो उसकी आंखों और दृष्टि में मिलती थी। उसकी आंखें जो थी बड़ी बड़ी, आंखों के चारों ओर खींची कज्जल कोर में नीले गोलक, और दृष्टि ऐसी लगती थी मानो नीलम के बल्बों में उजली विद्युत का स्फुरण हो। कंपन सा प्रतीत होता था उसकी आंखों में। संभवतः अब उसमें वन तथा स्वजाति का स्मृति संसार जागने लगा। अब उसको अपनी जाति के लोग और जहाँ वो जंगल में रहती थी उसका याद आने लगी। प्रायः सूने मैदान में वह गर्दन ऊंची करके किसी की आहट की प्रतीक्षा करती, और मैदानों में वह किसी के आने की प्रतीक्षा करती रहती थी। वासंती हवा बहने पर यह मूक प्रतीक्षा और अधिक मार्मिक हो जाती थी। शेषव मतलब छोटी जप्ती के साथियों और उनकी उछल कूद से अब उसका पहले जैसा मनोरंजन नहीं होता था। अब उसको पहले जैसा, जब छोटी थी तो बहुत ज़्यादा उछल कूद करती थी, लेकिन अब उसकी प्रतीक्षा के क्षण कुछ अधिक हो जाते थे। इसी बीच फ्लोरा ने भक्तिन की कुछ अंधेरी कोठरियों के एकांत कोने में 4 बच्चों को जन्म दिया। फ्लोरा जो थी लेखिका की कुतिया थी, उन्होंने किसको 4 बच्चों को जन्म दिया, और वे खेल के संगियों को भूलकर अपनी नवीन सृष्टि, तो उसने भी खेल में जो उनके साथी थे उनको भूलकर, और जो 4 बच्चों को जन्म दिया था उनकी सृष्टि के संरक्षण में व्यस्त हो गई। 1-2 दिन सोना अपनी सखी को खोजती रही। 1-2 दिन जो सोना थी वो फ्लोरा को खोजती रही। फिर उसे इतने लघु जीव, इतने छोटे जीवों से घिरा देखकर उसकी स्वाभाविक चकित दृष्टि गंभीर विस्मय से भर गई, तो वह उसको हैरानी से देखने लगी। एक दिन देखा फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई। जब वो फ्लोरा बाहर घूमने गई तो सोना उस कोठरी में निश्चिंत लेट गई। पिल्ले आँख बंद रहने के कारण चींची करते हुए सोना के उदर में दूध खोज रहे थे। तब से सोना के नृत्य के कार्यक्रम में पिल्लों के बीच लेट जाना भी सम्मिलित हो गया था। आश्चर्य की बात यह थी कि फ्लोरा हेमंत, वसंत या गोधूली को तो अपने बच्चों के पास फटकने भी नहीं देती थी। ये फ्लोरा थी वो हेमंत, वसंत और गोधूली, गोधूली जो है बिल्ली का नाम था, उनको अपने बच्चों के पास जाने नहीं देती थी, परंतु सोना के संरक्षण में उन्हें छोड़कर आश्वस्त भाव से इधर उधर घूमने चली जाती थी। आश्वस्त में निश्चित हो जाती थी वो। संभवतः वह सोना की स्नेही और अहिंसक, क्योंकि वो हिंसक प्रवृत्ति की नहीं थी तो इसलिए वो आश्वस्त थी सोना से। पिल्लों के बड़े होने पर और उनकी आंखें खुल जाने पर सोना ने उन्हें भी अपने पीछे घूमने वाली सेना में सम्मिलित कर लिया। तो सोना ने उन पिल्लों को भी अपने पीछे पीछे घुमाना शुरू कर दिया, और मानो इस वृद्धि की उपलब्धि में आनंद उत्सव मतलब खुशी से मनाने के लिए अधिक देर तक मेरे सिर पर आर पार चौकड़ी भरती रही।
पर कुछ दिनों के उपरांत जब ये आनंद उत्सव पुराना पड़ गया तब उसकी शब्दहीन, जब ये जो बच्चे बड़े होने लगे धीरे धीरे, तब फिर वो वैसे ही शब्दहीन, संज्ञाहीन प्रतीक्षा की स्तब्ध घड़ियाँ फिर लौट आई। अब लेखिका क्या है, गर्मियों की छुट्टियों में बद्रीनाथ यात्रा पर जाती थी। उसी वर्ष गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ यात्रा का कार्यक्रम बना। प्रायः मैं अपने पालतू जीवों के कारण प्रवास में कम रहती हूँ। लेखिका बोलती है कि मैं अपने पालतू जीवों के कारण, जो उन्होंने पाल रखे थे, उसके कारण मैं छुट्टियों में कहीं नहीं जाती हूँ। उनकी देख रेख के लिए सेवक रहने पर भी मैं उन्हें छोड़कर आश्वस्त नहीं हो पाती। भक्ति अनुरूप नौकर आदि तो साथ जाने वाले थे ही, उनके नौकर चाकर जो थे वो भी उनके साथ जा रहे थे। पालतू जीवों में से उन्होंने सिर्फ फ्लोरा को ही अपने साथ ले जाने का निश्चय किया, क्योंकि वह उनके बिना नहीं रह सकती थी। तो लेखिका ने सिर्फ फ्लोरा को ही ले गए, बाकी उनके जो कुत्ते थे और बिल्ली थी और ये सोना को वो छोड़ गई थी। छात्रावास बंद था, अतः सोना के नित्य नैतमिक कार्यकलाप भी बंद हो गए। तो सोना जैसे चहलकदमी करती थी वो सब भी उसके बंद हो गए। मेरी उपस्थिति का भी अभाव था। जब मैं नहीं थी तो उसको बहुत खल रहा था, अतः उसके आनंद उल्लास के लिए भी अवकाश कम था। पैदल आने जाने के निश्चय के कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्म अवकाश समाप्त हो गया। जब गर्मी की छुट्टियां खत्म हुई तो 2 जुलाई को जो है लेखिका वापस आई। जब मैं बंगले के द्वार पर खड़ी हुई तब बिछड़े हुए पालतू जीवों में कोलाहल होने लगा। तो 2 जुलाई को जब लेखिका वापस आई तो जो पालतू जीव थे वो सब आकर मिलने लगे। गोधुली कूदकर कंधे पर आ बैठी। हेमंत वसंत मेरे चारों ओर परिक्रमा करके हर्ष की ध्वनियों से मेरा स्वागत करने लगे। लेकिन मेरी दृष्टि सोना को खोज रही थी, क्योंकि सोना उनसे मिलने नहीं आई। क्यों वह अपना उल्लास व्यक्त करने के लिए मेरे सिर के ऊपर छलांग नहीं लगाती। सोना कहाँ है, मैंने उनसे पूछा। तो पूछने पर माली आंखें पोंछने लगा और चपरासी चौकीदार एक दूसरे का मुख देखने लगे। वे लोग आने के बाद साथ ही मुझे कोई दुखद समाचार देना नहीं चाहते थे, परंतु माली की भावुकता ने बिना बोले ही उसे दे डाला। पता चला कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा तथा मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो गई कि इधर उधर कुछ खोजती सी वह प्रायः कंपाउंड से बाहर निकल जाती थी। चारों तरफ वह फ्लोरा और लेखिका को ढूंढती थी। तो इतनी बड़ी हिरनी को पालने वाले तो कम थे, परंतु उसमें खाद्य और स्वाद प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों का बाहुल्य था। खाना पीना तो उसको मिल रहा था, लेकिन उसको जो उससे प्यार करते थे वो नहीं थे, तो इसलिए वो परेशान सी रहने लगी। इसी आशंका से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि माली से सोना संभल नहीं रही थी। एक दिन ना जाने किस स्तब्धता की स्थिति में बंधन की सीमा भूलकर वह बहुत ऊंचाई तक उछली और रस्सी से बंधी होने के कारण मुंह के बल धरती पर आ गिरी। वहीं उसकी अंतिम सांस और अंतिम उछाल थी। अब उस सुनहले रेशम की गठरी से शरीर को सबने जो है उसको गंगा में प्रवाहित करा और इस प्रकार किसी निर्जन वन में जन्मी और जन संकुलता में पली सोना की करुण कथा का अंत हुआ। यह सुनकर मैंने निश्चय किया था कि हिरन नहीं पालूंगी। तो लेखिका इसी वजह से हिरन नहीं पालना चाहती थी, लेकिन संयोग से उन्हें फिर से हिरन पालना पड़ गया। थैंक यू।